मैं नासिर हुसैन आप सबका JN राइजिंग स्टार्स में वेलकम करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं क्लास 8th साइंस चैप्टर नंबर 2 का। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन एक नंबर पे मैंने आपको बताया, दूसरे नंबर पे मैंने आपको मैक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में मैंने बताया। उसी मैक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर में हमने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिज्म के भी बारे में आपको बता चुका हूं। अब हम लोग थर्ड पॉइंट को कंटिन्यू यहां से करेंगे। थर्ड पॉइंट है वेयर डू मैक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। मैक्रो ऑर्गेनिजम्स कहां पे रहते हैं? जाहिर सी बात है, इससे भी पहले मैंने आपको बता दिया था कि मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो जहां इंसान कुल मिला के जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म से रहता है, मैक्रो ऑर्गेनिज्म भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जहां और सब भी और सब भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रहता है वो उन्हीं के साथ ही रहते हैं। देख लेते हैं कि एक्चुअली वो रहते कहां पे हैं। पहले मैंने आपको बताया था दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट्स। ये हर तरह का इन्वायरमेंट पे ये अडॉप्ट कर सकता है। हर एक तरह का जो वातावरण है, हर एक तरह का इन्वायरमेंट में मैक्रो ऑर्गेनिज्म रह सकता है। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड, वो यहां तक जो सबसे ठंडी जगह है वहां पर भी रह सकता है। ये बर्फ वाली जो सबसे ठंडी जगह होती है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ वहां पर भी रह सकते हैं। और क्लाइमेट टू ही हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट्स टू मार्शी लैंड, ये कहां रह सकते हैं? हॉट स्प्रिंग का मतलब ये सबसे गर्म जगह पर भी रह सकते हैं। डेजर्ट में भी, रेगिस्तान में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रह सकता है। और मार्शी लैंड का मतलब होता है दलदली जमीन, है ना, जहां पे क्या होते हैं कीचड़ वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं, दलदल होता है जहां पर कीचड़ वाले इलाके में भी मैक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां पर भी रहते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इन साइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स, ये जानवरों के बॉडीज में भी पाए जाते हैं। इंक्लूडिंग ह्यूमंस, वो मानव या फिर हम जैसे इंसानों में भी मैक्रो ऑर्गेनिजम्स रहता है। अब हम लोग देखते हैं सब मैक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट अलोन। कुछ मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो अलग रहता है, ग्रुप, जैसे कि हम लोग किसी समाज में रहते हैं तो हम समाज में ग्रुप बना के तो रहते हैं। ऐसा है नहीं कि आप अगर जहां पे रह रहे हैं सिर्फ आप ही का घर हो, उससे 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर में कोई और हो, फिर 3-4 किलोमीटर में कोई और हो, नहीं, हम लोग एक ग्रुप में रहते हैं। हम लोग कुछ ही मीटर्स के दायरे में भी हम लोग बहुत सारे लोग रहते हैं। एक ही अगर दिल्ली जैसे हम शहर की हम बात करें तो यहाँ पे 1 किलोमीटर एरिया ले ना जाने कितने हजारों लोग यहाँ पे मिलेंगे, उसी हिसाब से। लेकिन कुछ लोग अलग रहते हैं, जैसे कि मैक्रो ऑर्गेनिज्म के कुछ अलग जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है उसको हम लोग अमीबा जैसे मैक्रो ऑर्गेनिज्म हो क्या अकेला रहता है, बिल्कुल एकदम उसी तरह से। एंड सम लिव इन कॉलोनीज, कुछ कहां पे रहते हैं? कॉलोनीज में रहते हैं। कुछ मैक्रो ऑर्गेनिज्म अकेला रहता है। जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म अकेला रहता है, एग्जिस्ट अकेला करता है, उसको हम लोग अमीबा कहते हैं। जो लिव इन ग्रुप, जैसे कि हम जैसे ये रहते हैं तो उसको कॉलोनीज में रहते हैं। तो उसी तरीका से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉलोनीज बना के रहता है, जैसे कि फंगी और बैक्टीरिया। फंगी और बैक्टीरिया कैसा रहता है? ये कॉलोनीज में रहता है, कॉलोनी की तरह बना के रहता है। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट को डिस्कस करेंगे। जो फोर्थ पॉइंट है वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब हो गया, मैंने जो आपको बताया, और अस का मतलब होता है, अब यहाँ पे ह्यूमन को फिलहाल लें, यहाँ पे क्या लेना है फिलहाल हम लोग। अस का मतलब यहाँ पे आप समझ लो कि ह्यूमन के बारे में बात कर रहा है फिलहाल के लिए। अभी फिर मैं बताऊंगा कि ये अस का जगह कहां और भी यूज हो सकता है। फिलहाल आप समझे कि मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए क्या है, और हम हमारे कुल मिलाकर के इंसान और मैक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच के रिश्ते के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी दोस्ती को, फिर बाद में दुश्मनी को भी देखेंगे। सबसे पहले मैक्रो ऑर्गेनिज्म को दोस्ती को देखते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है फ्रेंडली मैक्रो ऑर्गेनिज्म। एक ऐसा मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए क्या हो, हेल्पफुल हो, जो हमारा दोस्त जैसा हो। पहला देखते हैं कि फ्रेंडली मैक्रो ऑर्गेनिज्म कितने तरह का, किन किन जगहों में वो हमारे लिए फायदेमंद है। सबसे पहला पॉइंट मतलब ए पॉइंट। अब पॉइंट में हम लोग देखेंगे मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। किसको? ब्रेड और कर्ड, दही और ब्रेड
को बनने में हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है किस हिसाब से हमारा मदद करता है। पहले हम देखते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि दही में सिर्फ एक ही तरह का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है। दही में भी कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, लेकिन मोस्टली जिसके वजह से हमारा जो दही दूध है दही में चेंज हो जाता है, वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो है लैक्टोबैसिलस। सो लैक्टोबैसिलस नामक एक बैक्टीरिया की वजह से ही दूध किसमें चेंज हो जाता है, दही में चेंज हो जाता है। कुल मिलाकर के दूध से दही बनने में हमारा लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया हेल्प करता है। सेकेंड पॉइंट को हम लोग देखते हैं, ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। कहता है जो ईस्ट है ये भी क्या है, बैक्टीरिया है। तो ईस्ट जो है ना रिप्रोड्यूस करता है रैपिडली, बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करता है, मतलब अपने ही जैसे कईयों को बना लेता बहुत जल्दी। एंड प्रोड्यूस कार्बन CO2 गैस, कुल मिलाकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस पैदा करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब भी ईस्ट रेस्पिरेशन करता है तब भी कौन सी गैस छोड़ता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। इसी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, CO2 नामक गैस। कौन रिलीज करता है, ईस्ट करता है। कब करता है, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। अब हम लोग आगे का पॉइंट्स को देखते हैं। आगे का पॉइंट है, ईस्ट यूज इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड एंड केक। ईस्ट को ही हम लोग कहा इस्तेमाल किया जाता है, बेकिंग इंडस्ट्री में, जो कि ब्रेड और केक्स बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है हमारे लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्टेस इनटू कर्ड। ये क्या होता है, ए का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, मल्टीप्लाइज बहुत ज्यादा हो जाता है। जो लैक्टोबैसिलस नमक होता है ना, वो अपने आप इतना ज्यादा मल्टीपल हो जाता है कि इतने सारे हो जाते हैं कि दूध को दही बनने पर मजबूर कर देता है। कौन, लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया। नेक्स्ट देखिए, बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स, मेनी अदर फूड आइटम्स। यही सारे जो बैक्टीरिया जो होते हैं ना, कहां पे, चीज, पिकल्स और सब भी खाने के चीजों को बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट, कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैंने बोला नहीं यहाँ पे दही में सिर्फ लैक्टोबैसिलस नहीं होता है, बल्कि दही में और सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग दोस्ती का दूसरा पहलू को देखते हैं। एक पहलू तो ये था कि भाई मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड्स है कि यहाँ पे दही और ब्रेड बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मदद करता है। अब हम लोग दूसरे पहलू को देखेंगे, कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग, कॉमर्शियल का मतलब होता है ऐसा काम करने से जिससे हमें क्या बेनिफिट हो, जिससे पैसा आए। पैसा कमाने के लिए जो काम किया जाता है उसको हम लोग कॉमर्शियल कहते हैं, जो पैसे के लिए काम किया जाता है। अब हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे यूज करते हैं जिनके वजह से लोग पैसे कमाते हैं। पहला ये है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड विनेगर। किसको, अल्कोहल और विनेगर को बनाने के लिए किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही मदद से किया जाता है। जैसे कि एसिटिक एसिड। ओके, एसिटिक एसिड क्या होता है, विनेगर होता है। इन सबको बनाने के लिए किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मदद लेना पड़ता है। नेक्स्ट, ईस्ट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड विनेगर। इसीलिए ईस्ट को कहां पे मदद करते हैं, अल्कोहल का मतलब होता है शराब जो पीते हैं लोग शौक से भी, और विनेगर का मतलब होता है सिरका। विनेगर भी एक तरह का क्या है, केमिकल्स है, जो कि किसके द्वारा बनाया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही मदद से बनाए जाते हैं। एक आता है फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। जो शुगर से ही अल्कोहल को बनाया जाता है, एक फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। फर्मेंटेशन का मतलब होता है, फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें शुगर को चेंज किया जाता है अल्कोहल में। इन सारे प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहा जाता है। शुगर से किसमें चेंज किया जाता है, अल्कोहल को। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। कई बार ऑब्जेक्टिव में ये सवाल पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, लुइस
पैस्च्योर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। वही 1857 की क्रांति, आपको शायद याद भी सुना होगा आपने 1857 की क्रांति। तो वही 1857 में एक लुइस पैस्च्योर नामक आदमी ने किसका, फर्मेंटेशन का डिस्कवर किया, खोज किया। अब हम लोग आगे को पॉइंट को देखते हैं। अब सी पॉइंट को देखते हैं। पहला दोस्ती, दूसरी दोस्ती, अब हम लोग तीसरी दोस्ती की बात करते हैं। तीसरी दोस्ती है वो हमारी है मैक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ, वो है मेडिसिनल यूज ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिज्म। मेडिसिनल यूज ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिज्म कि हमारे मेडिसिन, जो दवाई वगैरह मेडिसिन से बनाते हैं, किस हिसाब से मैक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें भी हेल्पफुल बहुत ज्यादा साबित होता है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इंसान को जितनी बीमारी होती है वो सारे मैक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वही मैक्रो ऑर्गेनिजम्स फिर दूसरे मैक्रो ऑर्गेनिज्म फिर दवाई की तरह काम भी आते हैं। हमें उसी मैक्रो ऑर्गेनिज्म से दर्द भी मिलता है, फिर उसी मैक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें क्या मिलते हैं, दवाई भी मिलता है। दर्द और दवाई हमें वहीं से मिलता है। ओके गाइस, नेक्स्ट को देखते हैं। मेडिसिनल यूज में मैक्रो ऑर्गेनिज्म के किस हिसाब से यूज किया जाता है मेडिकल की दुनिया में, उसको हम देखते हैं। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज मैक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो मेडिसिन में जितने भी हम लोग यूज करते हैं, ज्यादातर मेडिसिन जो हमारे लगभग सारे मेडिसिन कहा मैक्रो ऑर्गेनिज्म से ही मिलता है हमें। उसका सारा एक अलग प्रोसेस होता है, लेकिन मिलता हमें मैक्रो ऑर्गेनिज्म से ही। दिस मेडिसिन किल या स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग मैक्रो ऑर्गेनिजम्स। कहता है जो भी बीमारी हमें मैक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है, वायरस की वजह से हो, किसी बैक्टीरिया की वजह से हो, किसी प्रोटोजोआ की वजह से हो, किसी फंगी की वजह से हो, तो कुल मिला करके हमें जो भी बीमारी होती है किसी मैक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से, उन्हीं बीमारी को मिटाने के लिए हम लोग फिर मैक्रो ऑर्गेनिज्म से बने हुए मेडिसिन को यूज करते हैं, ताकि कि हम उन सारे मेडिसिन को हम खाएं जो हमारे बॉडी के अंदर में बिना बुलाए जो मेहमान मैक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बिना बुलाए हुए मैक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जो हमारे लिए नुकसानदायक है, जो हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है, उन सारे मेडिसिन को यूज करके, ताकि कि हम उन सारे मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे अंदर में है उसको क्या कर सके, मिटा सके, खत्म कर सके। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो फिर ऐसे ही मेडिसिन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। कोई भी मैक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, एंटीबायोटिक्स का मतलब होता है किसी भी मैक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जब हमें बीमारी होती है, इन्हीं बीमारी को ठीक करने के लिए जो दूसरे मैक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से जो दवाई बनती है, वो मैक्रो ऑर्गेनिजम्स की जरिए से जो दवाई बनती है, जिसके खाने से हम ठीक हो जाते हैं, उन्हीं सारे मैक्रो ऑर्गेनिजम्स को या फिर जो उन्हीं सारे मैक्रो ऑर्गेनिज्म से बनने वाले दवाई को क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। अब एंटीबायोटिक्स के थोड़ा सा हम कुछ पॉइंट्स को देखने की कोशिश करेंगे। तो इस एंटीबायोटिक्स का है, दिस डेज आर नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। आज का डेट में जिस वक्त मैं बात कर रहा हूं, उस वक्त लगभग बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल किया, मतलब बहुत सारे एंटीबायोटिक्स मिल चुके हैं जो कि बैक्टीरिया और फंगी से बना हुआ है। ओके, कुछ हम लोग देखते हैं कॉमन एंटीबायोटिक्स आर। पहला जो कॉमन एंटीबायोटिक्स है हम लोग इसको देख लेते हैं। पहला है टेट्रासाइक्लिन, ये हमारा क्या है, एंटीबायोटिक्स का नाम है। सेकंड में है स्ट्रेप्टोमाइसिन, थर्ड में है इराइथ्रोमाइसिन। ये तीन ऐसे जो कॉमन एंटीबायोटिक्स है जो कि मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट को देखते हैं, एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड या लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं में देखने की कोशिश करते हैं, जो एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक, जैसे कि पोल्ट्री हो गए, है ना, डक हो गए, गॉट हो गए, काउ, बफेलो, तो उन सब में हम लोग क्या करते हैं ना कि एंटीबायोटिक्स को मिला करके उसको
खिलाया जाता है जानवरों को, ताकि कि हमें, या फिर पोल्ट्री फार्म में जो मुर्गियां होती हैं उसको खिलाया जाता है ये चेक करने के लिए कि उसमें कोई बीमारी है या नहीं है। अगर उसमें कोई बीमारी हो तो उसको ठीक किया जाए। जैसे कि जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस वक्त इंडिया के अलग अलग राज्यों में बर्ड फ्लू का बहुत ही ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। कई हजार लाखों की संख्या में पंछियां मर रही है। तो वो क्या होता है, फ्लू एक तरह का क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। उन सबको ठीक करने के लिए क्या एंटीबायोटिक्स या फिर एंटीडोट्स का यूज करते हैं। फिर हम उसके कुछ अलग पॉइंट्स को देखने की कोशिश करते हैं। अभी हमने मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कुछ पॉइंट्स को देखे हैं। अब हम लोग मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेकंड पॉइंट को देखते हैं। सेकंड पॉइंट ये है, एंटीबायोटिक्स आर आल्सो यूज्ड टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिसीजेस। यही सारे एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करके कई सारे हम लोग प्लांट्स की बीमारी को भी खत्म कर सकते हैं। कई सारी प्लांट्स को बीमार होने से या फिर उस प्लांट्स को खराब होने से हम कंट्रोल कर सकते हैं, बचा सकते हैं। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। इसका मतलब पेनिसिलिन जो है किसने बनाया है? वो बनाया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, फ्रॉम द मूल पेनिसिलियम नोटेटम। तो वो किस में से बनाया है? पेनिसिलिन किसने बनाया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया। किस चीज से बनाया था? वो बनाया था मूल पेनिसिलियम नोटेटम से। ओके, अब हम लोग डी पार्ट को देखते हैं। सी पार्ट को हमने अच्छे से समझने की कोशिश की है। अब मैं आपको वैक्सीन के बारे में कुछ बताता हूं। वैक्सीन जो है, when a disease carrying microbes enter our body, the body produce antibodies to fight the invader। कहता है कोई भी, जब भी कोई बीमारी, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब भी किसी बीमारी को कैरी करता है और हमारे बॉडी में एंट्री जैसे हमारे बॉडी में एंट्री करता है, तो जो भी हमारे बॉडी के अंदर में एंटीबायोटिक्स पहले से ही हैं, बॉडीज प्रोड्यूस टू फाइट द इन्वेडर्स। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर में आता है जो हमारे नुकसान है, तो वो भी एंटीबायोटिक्स क्या करता है, उसके साथ लड़ना शुरू कर देता है। ओके, नेक्स्ट है द बॉडी आल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर अगेन। तो फिर जैसे ही एंटीबायोटिक्स हमारे अंदर में चला जाता है वैक्सीन के जरिए से, तो हमें उस तरह की बीमारी जब भी आता है तो फिर एंटीबॉडीज जो होता है हमारे अंदर में, वो बेहतर से जानता है कि उस बीमारी को किस हिसाब से हराना है। वो हमेशा याद रखता है कि किस हिसाब से किस तरह की वैक्सीन ली गई है, जो कि एंटीबॉडीज होते हैं। एंटीबॉडीज जब हमारे अंदर में जब भी इंजेक्ट के जरिए हम जब ले लेते हैं, तो जिस लिए लेते हैं ताकि उस तरह की बीमारी कभी आपको ना हो, ताकि कि वो जब भी उस तरह की बीमारी आपके अंदर में आए तो वो एंटीबॉडीज क्या करते हैं, उन सारी बीमारी से लड़ने का काम करते हैं और रोक लेते हैं और हमें वो बीमारी दोबारा नहीं होती है। नेक्स्ट को देखते हैं। सो को हटा दीजिए। अब है इफ डेड या वीकेंड microbes are introduced in a healthy body, the body fights and kill them by producing suitable antibodies। अगर कोई सा भी डेड हो या फिर कमजोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारे अंदर में चला जाता है, तो किसके जरिए, माइक्रोब्स के अंदर जब हमारे अंदर में चला जाता है, तो हमारे हेल्दी बॉडी में जब भी कोई बीमार या फिर कमजोर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाता है, तो वो कमजोर या फिर मरा हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और भी खत्म हो जाता है पूरी तरीका से, क्योंकि हमारे बॉडी में सुटेबल एंटीबॉडीज क्या होते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं नेचुरली जब हमने वो वैक्सीन लेने के बाद। नेक्स्ट है द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी। मैंने बोला ना, ये क्या होता है, एक बार आपने ले लिया तो समझ लो कि बस लाइफ टाइम के लिए आपके लिए काफी है। और जब तक हमारे शरीर में वो रहेगा, तो उस तरह की कोई भी अगर बीमारी आएगी तो हमें असर नहीं करेगा। वो क्या करेगा, हमें डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, उस होने वाले माइक्रोब से होने वाले बीमारी इस माइक्रोब से और दोबारा नहीं होगी उस तरह की बीमारी, क्योंकि एंटीबॉडीज हमेशा कहां रहते हैं, बॉडी में ही मौजूद रहते हैं, जो कि हमें बीमारियों से बचाते हैं। कौन सी बीमारी, जो कि माइक्रोब से होने वाली बीमारियों से हमें बचाता है।
अब हम लोग इन्हीं का नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, वैक्सीन का ही। कोलेरा, टीबी, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशंस। अब वैक्सीनेशंस के जरिए से कौन कौन सी बीमारी हटाया जा सकता है? अगर इन सारी बीमारियों का अगर आपने एक बार टीकाकरण करवा लिया तो और आपको वह बीमारी नहीं होगी। वो कौन कौन सी है? कोलेरा, टीबी, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस। ये जो तीन जो बीमारी है, चार है यहाँ पे, ये चारों क्या है? आपको ऐसे बीमारी है जो कि वैक्सीनेशन के जरिए से लाइफ टाइम के लिए बीमारी खत्म हो सकती है, आपको दोबारा नहीं होगी। तो आपको एग्जाम्पल का ये जो है एमसीक्यूज का क्वेश्चन साफ साफ बन जाता है कि वैक्सीनेशन के जरिए से, किसके? वैक्सीनेशन के जरिए से कौन कौन सी बीमारी को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है? तो वो आपका रहेगा कोलेरा, टीबी, स्मॉल पॉक्स और हेपेटाइटिस। अब नेक्स्ट को देखते हैं। एडवर्ड जेनर discovered the vaccine for smallpox in 1798। एडवर्ड जेनर नाम का एक व्यक्ति था जिन्होंने वैक्सीन की क्या करी? खोज की, स्मॉल पॉक्स की। कौन सा? स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन किसने खोज किया? एडवर्ड जेनर ने किया। कब किया? 1798, 1798 ईस्वी में। अब आगे के पॉइंट्स को देखते हैं। स्मॉल पॉक्स हैज फाइनली इराडिकेटेड फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। लगभग दुनिया के हर एक कोने से मोस्टली स्मॉल पॉक्स को क्या क्या कर दिया है? इराडिकेटेड कर दिया गया है, हटा दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। वैक्सीन्स आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो वैक्सीन्स है लगभग बहुत बड़ी संख्या में बनाया जाता है, किनसे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिसीजेज। इसी वजह से माइक्रो दुनिया भर में बहुत सारी दवाइयां बनाई जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जो कि इंसान हो, जानवर हो या फिर अलग तरह का जो प्लांट्स है उनको बीमारी से बचाया जा सके। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट को, डेट इज ई पॉइंट। ई पॉइंट में हम लोग देखेंगे इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी, कि जो मिट्टी में उपजाऊ किस हिसाब से ज्यादा होता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि मिट्टी में किस हिसाब से फर्टिलिटी, उपजाऊ को हम बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने का मतलब यहाँ पे ये है कि पहले वहां पे नॉर्मल खेती हुआ करती थी, जब हमें उसमें कुछ और मैन्यूज, कुछ ऐसे चीज एडिशन करने से अगर खेती अच्छी हो तो हम लोग किस वजह से होते हैं, इसी के बारे में किया गया कि सॉइल फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज होता है, उन्हीं को हम लोग देखेंगे। सम बैक्टीरिया, अजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ये है राइबोसियम फाउंड इन रूट्स, नूडल्स ऑफ लिग्मिनियस प्लांट। लिग्मिनियस प्लांट का मतलब होता है एक ऐसा प्लांट जो कि दाल वाला हो, है ना, जैसे मसूर का दाल, चने का दाल और सभी अड़हर, सॉरी कौन कौन से दाल होते हैं वो सारे, उड़द दाल। तो उस तरह के जितने भी इंडिया में पाए जाते हैं प्लांट्स, इंडिया में नहीं बल्कि कहीं पर भी हो, तो वो क्या करते हैं, वो प्लांट्स में से नाइट्रोजन ज्यादातर क्या रिलीज करते हैं। ये इसलिए कौन सा बैक्टीरिया? एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम एंड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जो कि राइबोसियम ग्रुप के होते हैं, फाउंड इन रूट नूडल्स लिग्यूमिनेट प्लांट्स, जो कि दाल वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं उसके जड़ में ये मौजूद होते हैं। इस तरह के बैक्टीरिया जो कि क्या करते हैं, मौजूद होने की वजह से वो क्या करते हैं, आगे देखते हैं। एंड ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसको हम शामिल कर लें, आर एबल टू फिक्सिंग फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये क्या करते हैं, ये सारे के बैक्टीरिया और ग्रीन एल्गी भी वो नाइट्रोजन का, हमारा जो पर्यावरण है, एटमॉस्फेयर है, उसमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। कि अगर हमारे ऐसा है ना कि जब से अर्थ बनी होगी उसके कुछ सालों के बाद से ही जो ऑक्सीजन का जो नंबर है उतना ही रहा होगा, और सब भी जो नाइट्रोजन का गैसेस है उतना भी रहा होगा। ये लगभग ना जाने करोड़ों सालों से चलता हुआ आ रहा है। तो इन हमारे करोड़ों सालों से जो पृथ्वी के जो जितने भी इसमें लाइफ एग्जिस्ट करते हैं, बैलेंसेस हैं गैसेस का हमारा इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में, तो इसमें जो
नाइट्रोजन गैसेस है जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो इनको मेंटेन करने के लिए यही सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसी वजह से सारी दुनिया क्या है, बिल्कुल एक बैलेंस होकर चलती है। अगर नाइट्रोजन, अगर ये सारे बैक्टीरिया अगर खत्म हो जाए, नाइट्रोजन अगर बनना कम हो जाए, तो लाइफ फिर एग्जिस्ट कुछ ही आने वाले सालों में खत्म हो जाएगा। सो हमारा एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने का काम यही सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। इनटू नाइट्रेट्स टू एनरिच सॉइल। अब क्या करते हैं, और साथ में ही ये नाइट्रेट्स क्या करते हैं, जो भी नाइट्रोजन होते हैं वो नाइट्रोजन क्या होते हैं, मिट्टी में भी मिल करके क्या होता है, उस मिट्टी की कीमत बढ़ा देते हैं। उस मिट्टी में और भी इनरिच सॉइल, मिट्टी को बहुत अच्छा बना दिया जाता है। एटमॉस्फेयर को तो बनाता ही, साथ में वही नाइट्रोजन कहा हमारे खेतों को, मिट्टी को भी अच्छा बना देता है, जिसकी वजह से खेती अच्छी होती है। अब हम लोग, ये एफ पॉइंट होगा, ये है, अब होगा यहाँ पे पॉइंट एफ। एफ है यहाँ पे, अच्छे से देख लीजिएगा, एफ है। एफ क्या हमारा, क्लीनिंग द इन्वायरमेंट्स। हम अपने पर्यावरण को कैसे साफ सुथरा क्लीन कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, आप सब जानते हैं कि अगर पेड़ गिर जाए, पत्ते गिर जाते हैं, कई सारे एनिमल्स मर जाते हैं, इवन कि ह्यूमन बींग्स भी मर जाते हैं, तो लेकिन कुछ दिनों के बाद वो गायब हो जाते हैं। इन द सेंस कि कोई अगर पत्ते अगर गिरे हुए हैं 10 दिन 15 दिन, हम देखेंगे कि वो सड़ गल करके एक ऐसा दिन आएगा जहां पे वो खत्म हो जाएगा पूरी तरीका से। जब भी किसी डेड बॉडी को जमीन के अंदर में डाला जाता है तो कुछ महीनों के बाद राइट वो भी खत्म हो जाते हैं। आखिर ये कोई भी डेड बॉडी हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, कोई ह्यूमन बीइंग्स हो, कोई भी बड़े बड़े जानवर हो, जो मरने के बाद जब उसे हम डेड बॉडी को मिट्टी में दफना देते हैं तो उसकी स्मेल, उनकी बदबू कहाँ चले जाते हैं हमें अब कुछ दिनों के बाद पता भी नहीं चलता है। अब वहीं पे देखते हैं आगे, जो भी the microorganisms decompose dead organic waste of plants and animals। अब क्या होता है, कोई जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड डिकम्पोज, जो मर जाते हैं उसको क्या डिकम्पोज कर देता है, उनको सड़ा गला देता है। किनको गलाता है, वो भी कैसा होना चाहिए, ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स। ऑर्गेनिक का मतलब ऐसे चीज जैसे कि प्लांट्स है, नेचुरल है, ह्यूमन बींग्स है वो भी नेचुरल है, और साथ में कोई भी एनिमल्स है वो भी क्या है, नेचुरल है। तो इन चीजों को मरने के बाद जो भी डिकम्पोज हो जाता है वो कौन सा फॉर्म में होता है, वो होता है ऑर्गेनिक वेस्ट में। एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंस। और यही सबको सड़ा गला, इन सब चीजें जब मर जाते हैं तो इन्हीं को सड़ा गला करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसमें बदल देते हैं, सिंपल सब्सटेंस में बदल दिया जाता है। अब आगे का पॉइंट्स को हम देखते हैं। आगे का जो पॉइंट्स है, दीज सब्सटेंसेस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन्हीं सब्सटेंसेस को फिर दोबारा से यूज किया जाता है अदर प्लांट्स और एनिमल्स। फिर इन्हीं जो भी सब्सटेंस है प्लांट्स में खेती करने के लिए, जैसे कि ये किस में बदल जाता है, मैन्यूर्स में बदल जाता है। जैसे कि पेड़ बहुत सारे अगर पत्तों अगर को अब जमा कर दो महीना भर से, महीनों के महीनों, तो वहां पे क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है मैन्यूर में। फिर उसी मैन्यूर को हम लोग कहां इस्तेमाल करते हैं, प्लांट्स में यूज करते हैं। अब आइए नेक्स्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड देयर बाय क्लीन अप द इन्वायरमेंट। यही है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल, जो भी हमारे लिए मतलब क्या हार्मफुल होता है उनको खत्म कर दिया जाता है, डिग्रेड कर दिया जाता है। एंड स्मेली सब्सटेंसेस भी क्या हो जाते हैं, क्योंकि जो भी एनिमल्स अगर मर जाते हैं उसको क्या होता है, कीड़े मकोड़े उसको खाने लग जाते हैं, तो उसको क्या होता है, वो तो खत्म होते जाता है, साथ में स्मेल भी खत्म होने लगता है, स्मेली सब्सटेंस भी खत्म होने लगते हैं। एंड देयरफॉर एक ऐसा वक्त आता है जो कि वो चीजों को मरने की वजह से, एक एनिमल है कोई मर चुका है बदबू से, और जो भी उसके आसपास के इलाके कितने स्मेली हो जाएगा, बैड स्मेली, तो उनसे निजात, उनसे फ्री कर दिया जाता है और कुछ दिनों के बाद बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है। ये जितने भी होल प्रोसेस होता है मैक्रो ऑर्गेनिज्म से, इनको क्या करते हैं, उनका भी क्या तो खुराक हो जाता है, और मैक्रो ऑर्गेनिज्म ही इन सारे चीजों को डिकम्पोज, सड़ाना, गलाना, तो फिर कुछ वक्त ऐसा होता है कि हम इन सब से क्या मिल जाते हैं, हमें फ्री हो जाते हैं। अब फिर हम लोग कुछ अगले पॉइंट्स को देखते हैं।
अभी हमने क्लीनिंग इन्वायरमेंट का कुछ पॉइंट्स को हमने देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट को पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम लोग मैक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, जो कि मैं बता दिया। अब मैक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस में हमने फ्रेंडली मैक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमने पढ़ा था। अब वो हमने मैक्रो ऑर्गेनिजम्स के फायदे वाले देखे थे। अब हम मैक्रो ऑर्गेनिजम्स के हार्मफुल वाले देखेंगे कि अब हमें जो है मैक्रो ऑर्गेनिज्म से किस तरह की नुकसान होते हैं, किस तरह के कई सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, उसको देखते हैं। हार्मफुल मैक्रो ऑर्गेनिजम्स। हार्मफुल मैक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने के लिए थोड़ा सा हम एक शब्द को देखते हैं जिसका नाम है डिसीज। डिसीज का मतलब होता है बीमारी। बीमारी दरअसल क्या होता है, इलनेस ऑफ पीपल, जो लोग बीमार पड़ते हैं, या फिर एनिमल्स, सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जो लोग बीमार पड़ते हैं वो इंसान हो या फिर एनिमल्स जानवर हो, और प्लांट्स कॉज्ड बाय इन्फेक्शन या फिर फेलियर ऑफ हेल्थ रेदर देन बाय एन एक्सीडेंट। इसका मतलब ये हो गया, कोई इंसान बीमार पड़े या फिर कोई जानवर इलनेस हो, बीमारी हो, बीमार मतलब पड़ जाए, या फिर कोई प्लांट्स बीमार पड़ जाए, उस बीमारी होने के जो वजह होगा वो कोई इन्फेक्शन का मतलब होता है, कोई मैक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही क्या हो, इन्फेक्शन हो जाए, या फिर फेलियर ऑफ हेल्थ, वो फिर क्या हो जाए, उसका हेल्थ कुछ बिगड़ जाए, उसको हम लोग डिसीज कहेंगे। ना कि कोई अगर आदमी रेदर देन एक्सीडेंट, कोई आदमी अगर एक्सीडेंट हो जाता है हम उसको क्या डिसीज में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि डिसीज का मतलब होता है सारी बातों का एक बात की, कोई अगर मैक्रो ऑर्गेनिज्म से अगर कोई आदमी, कोई जानवर या फिर कोई प्लांट्स बीमार पड़ जाता है तो ही हम उसको डिसीज कहेंगे, ना कि एक्सीडेंट को कहेंगे। अगर कोई पेड़ तूफान में या फिर तेज हवा में अगर टूट जाता है हम उसको डिसीज नहीं कहेंगे, ठीक है, हम लोग ब्रेक डाउन कहेंगे, जो कि स्टॉर्म्स या फिर तूफान की वजह से हुआ। कोई आदमी अगर एक्सीडेंट से अगर कुछ हो जाता है, फ्रैक्चर वगैरह, तो उसको हम लोग डिसीज में नहीं कहेंगे, वो एक्सीडेंट का नाम कहलाएगा। अब हम लोग देखते हैं हार्मफुल मैक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है। दोज मैक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिसीजेस इन ह्यूमन बींग्स, कहता है वो मैक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि इंसानों में या फिर इंसान को बीमार करने के लिए जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म से रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर प्लांट्स को या फिर कोई एनिमल्स को मैक्रो ऑर्गेनिजम्स बीमार करता है, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। कुल मिलाकर पैथोजेंस का मतलब होता है हार्मफुल मैक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, ऐसा मैक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इंसानों के लिए, जानवरों के लिए और प्लांट्स के लिए हार्मफुल है, उनको हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। अब हम लोग हार्मफुल मैक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि सम कॉमन ह्यूमन डिसीज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमने वन पॉइंट को देखा, वन पॉइंट को हमने ये देखा कुछ ऐसी बीमारियां जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा कहा इंसानों को होने वाली बीमारी, जैसे कि पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर। कोई पैथोजेंस को मैंने मतलब समझा दिया, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, जैसे कि एयर, वी ब्रीथ, जो हम हवा लेते हैं उन हवा के जरिए से भी जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है वो हमारे जिस्म के अंदर चला जाता है। और दूसरा होता है वाटर वी ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं या फिर वह खाना जो हम खाते हैं। तो यही तीन के जरिए से हमारे बॉडी के अंदर में कोई भी पैथोजेंस अंदर चला जाता है। जब भी मैं पैथोजेंस के बारे में जब भी मैं बोलूं आपको, इसका मतलब कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें बीमार करते हैं, उन्हीं को मैं यहाँ पे पैथोजेंस के रिप्रेजेंट करूंगा, मैं पैथोजेंस कह के रिप्रेजेंट करूंगा। नेक्स्ट, दे कैन आल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन या कैरिड थ्रू एन एनिमल। कहता है जो पैथोजेंस है वो सिर्फ हमें ट्रांसमिट होता है क्या, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। कोई आदमी को अगर स्नीज है
तो है ना, छींक वगैरह आती है, तो अगर हम कांटेक्ट में, अगर हम उनके कांटेक्ट में रहें या फिर हमारे पास आकर के अगर वो जोर से छींक दे, तो उनसे निकलने वाले जो वायरसेस होंगे ना, बहुत सारे वायरसेस क्या होंगे, एयर में घूमने लगेंगे। अगर मैं उसके मैं पास में रहूंगा, उसका कांटेक्ट में रहूंगा, तो उनके बहुत नजदीक में अगर मैं रहूंगा तो मुझे भी इस चीज की प्रॉब्लम हो सकती है। और साथ में एनिमल या फिर कोई ऐसी बीमारी जो कि एनिमल्स के द्वारा भी होते, कोई भी बीमारी में मान लेता हूं कि एनिमल्स को है, वो अगर हमारे कांटेक्ट में आ जाए तो भी हमें बीमारी हो सकती है। जैसे कि इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं, इस वक्त फ्लू, बर्ड फ्लू का लगभग हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में इसकी बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम्स चल रही है। अगर वैसे बर्ड्स के अगर मैं कांटेक्ट में रहूं, बिल्कुल मैं फिट हूं, हेल्दी हूं, तो अगर वैसे माहौल पे अगर मैं रहा तो हो सकता है वो मुझे भी हो सकता है। तो ऐसा बीमारी जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ पानी, हवा या फिर खाने से ही इंसानों में के अंदर नहीं जाता, बल्कि किसी एनिमल्स को भी हो सकता है। अगर उस इंसान अगर उस एनिमल के कांटेक्ट में रहा तो उसको भी बीमारी हो सकती है एनिमल्स के जरिए। अब हम लोग इस पॉइंट को आपको अभी नहीं लिखना है, इस पॉइंट के बारे में आप डायरेक्ट इस पॉइंट को लिखिए, ये रहा, इस पॉइंट को लिखिए आप। सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स which act as carrier of disease causing microbes। उस पॉइंट को, क्योंकि मतलब पॉइंट्स जो आगे पीछे हो गए हैं इसीलिए मैं कह रहा हूं। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर ऑफ डिसीज माइक्रोब्स, कहता है कोई ऐसा इंसेक्ट जो कि कैसा काम करता है, कैरियर की तरह करता है। ऐसा इंसेक्ट जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर पैथोजेंस को कैरी करने का काम करता है, जिसके जरिए से इंसान को बीमारी हो जाती है। कैसे, मैं मान लेता हूं एग्जाम्पल के जरिए से। यहां पे एग्जाम्पल पे लिए हैं हम लोग, हाउस फ्लाई इज ए कैरियर। जैसे कि हाउस फ्लाई क्या है, एक इंसेक्ट है। वो जब भी कोई गार्बेज में या फिर खुली हुई जगहों में या फिर गंदे जगहों में या फिर हमारे डस्टबिन में या फिर ऐसी जगह जहां पे एनिमल्स डेड हो, तो वो हाउस फ्लाई जाकर वहां पे पहले बैठते हैं। जैसे ही वहां पे वो बैठेंगे तो जितने भी पैथोजेंस होंगे उसके पैरों में, उसके फर में, और फिर इंसेक्ट का या फिर हाउस फ्लाई का बॉडी में वो पैथोजेंस क्या चिपक जाएगा। वो फिर उड़ते हुए फिर हमारे घरों में आ जाएगा। जब हम खाना अगर खुला हुआ हो किचन वगैरह में, वो जाकर वहां पे बैठ जाती है, जिसके वजह से क्या हो गया, जैसे ही मक्खी वहां पे बैठेगी तो पैथोजेंस क्या होगा, वहां पे कुछ छूट जाएंगे, कुछ पैथोजेंस वहीं पे रह जाएंगे। फिर वह अब पैथोजेंस को अगर किसी तरह से अगर हम अंदर हमारे चला जाता है तो फिर हमें बीमारी का शिकार हो जाते हैं। एक पॉइंट। दूसरा है फीमेल इनोफिलिस मॉस्किटो विच कैरीज द पैरासाइटिक मलेरिया। कौन सा, फीमेल एनोफिलिस मच्छर जो है वो कौन सी बीमारी को होता है इनके वजह से होता है पैरासाइटिक ऑफ मलेरिया। मलेरिया बीमारी किसके वजह से होता है, एनोफिलिस मस्कीटो के जरिए से। एनोफिलिस मस्कीटो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, मतलब कुल मिलाकर के ये क्या है, पैरासाइटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी करता है, जिसकी वजह से हमें मलेरिया की बीमारी होती है। नेक्स्ट, कैरी जो है, कैरी सिर्फ मक्खी भी करती है, एनोफिलिस मस्कीटो भी करती है। नेक्स्ट है फीमेल एडस मस्कीटो विच कैरीज द डेंगू वायरस। डेंगू जो बीमारी होती है वो कौन से मच्छर की वजह से होती है, वो होती है फीमेल एडस मस्कीटो, जो कि डेंगू वायरस को कैरी करती है, जो कि इंसानों के लिए क्या है, बहुत खतरनाक साबित होता है। अब नेक्स्ट को देते हैं, द फ्लाई सीट ऑन द गार्बेज एंड द एनिमल एक्सक्रेटा पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडीज। मैंने वही बोला, जो भी फ्लाई है, हाउस मतलब मक्खी जो है, वो क्या करते हैं, वो गार्बेज में जाके बैठ जाते हैं। और एनिमल एक्सक्रेटा, एनिमल एक्सक्रेटा का मतलब होता है जो कि एनिमल से मल मूत्र निकलने वाले चीजें, जो वेस्टेज है तो है एनिमल्स का, वहां पर भी गंदगी में जाकर के बैठ जाते हैं, फिर वो हमारे कॉन्टेक्ट में आते हैं। और फिर पैथोजेंस स्टिक टू दियर बॉडीज, जैसे ही मक्खी ऐसी गंदी जगहों पे जाकर के बैठ जाते हैं जो कि एनिमल का वेस्ट हो, कई सारे वेस्टेज हो सकते हैं, उनपे जैसे वो जाके बैठती है मक्खी, उसमें पैथोजेंस चिपक जाते हैं। वो फिर हमारे पास या फिर हमारे घरों में खुला हुआ खाना हो, उसमें अगर वो आके बैठ जाती है तो फिर से उसमें क्या होती है, पैथोजेंस वहीं पे छूट जाते हैं। वही पैथोजेंस, मक्खी तो उड़ जाती है पैथोजन को छोड़ के, फिर वो पैथोजेंस को हम लोग कहीं न कहीं किसी के
भी जरिए से अगर वो हमारे बॉडी के अंदर आ जाए तो वो हमें बीमार कर देती है। When this fly sit on the uncovered food, है ना, खोले हुए खाना में जब वही मक्खियां बैठ जाती है, दे में ट्रांसफर द पैथोजेंस, क्या हो सकता है कि उसमें पैथोजेंस का ट्रांसफर कर देता है, वही पैथोजेंस जो हमें बीमार कर देती है। अब मैं टेबल बनाऊंगा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, अभी हम लोग टेबल में बनाऊंगा, यहाँ पे स्पेस नहीं, इसलिए उससे पहले मुझे रफ करना पड़ेगा। उसके लिए मैं टेबल बनाता हूं तो ह्यूमन जो कॉमन ह्यूमन डिसीज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, कि मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले इंसानों को जो बीमारी है, तो उसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करते हैं। देखते हैं कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती है ह्यूमन बीइंग्स में। मतलब यह है कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से इंसान में कौन कौन सी कॉमन बीमारी होती है। देखते हैं हम लोग, ये मैंने बता दिया, यही मैंने लिखा है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से कौन कौन सी ह्यूमन बीइंग्स में कॉमन डिसीजेस या फिर बीमारियां होती है। सीरियल नंबर 1 में देखते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है हम लोग देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन को आप छोड़ दीजिए, अब डिसीज में आ जाइए। डिसीज है कि बैक्टीरिया से होने वाली पहली बीमारी है कोलेरा, डायप्थेरिया, जॉन्डिस, लेप्रोसी, प्लग, न्यूमोनिया, टेटनस, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस जिसे हम टीबी भी कहते हैं, एंड होपिंग कफ। ये सारी कॉमन बीमारियां हैं जो कि किनकी वजह से होती हैं, अब बैक्टीरिया की वजह से। सेकेंड में देखिए, सेकेंड में है वायरस। वायरस से होने वाली बीमारियां देखिए कि वायरस की वजह से इंसानों में कौन कौन सी बीमारी होती है। पहला है एड्स, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, मेसल्स, मम्स, रेबीज, ल्यूकेमिया, डेंगू जिसको ल्यूकीमिया बोलते हैं, ल्यूकीमिया, पोलियो, हेपेटाइटिस ए और बी दोनों ही बीमारी होती किनके से, वायरस की वजह से। और कॉमन कोल्ड, ये भी किनके वजह से होते हैं, वायरस की वजह से होते हैं। थर्ड में देखते हैं, वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। प्रोटोजोआ की ही वजह से इंसानों में कौन कौन सी कॉमन बीमारियां होती है उसको देखते हैं। पहला है डायसेंट्री, डायरिया, कालाजार, मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस। किनकी वजह से ये सारी बीमारियां होती है, वो प्रोटोजोआ की वजह से होती है। फोर्थ नंबर पे देखते हैं फंगी। फंगी से होने वाली जो इंसानों में कॉमन बीमारियां हैं, वो बीमारियां हैं स्किन डिसीज, फूड पॉइजनिंग, रिंगवॉर्म या एक्जेमा जिसे हम बोलते हैं, और एथलीट्स फीट। ये किसकी वजह से होती है, एथलीट्स की जो फीट में जो बीमारियां होती है वो किसके वजह से होती है, फंगी की वजह से होती है, जिसके पैर वगैरह फट जाते हैं। ओके, फिफ्थ है कम्युनिकेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन कम्युनिकेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखते हैं कि किस तरह से इंसानों को बीमार करते हैं कम्युनिकेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसा है मेसल्स, कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा क्या बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, इनको मैंने आपको बताया है, इसको बहुत अच्छे से याद करने हैं। इनको डायग्राम को जो मैंने टेबल्स बताए हैं आपको, उनको बहुत अच्छे से आपको लिखने हैं और याद करने हैं। आप 1 से 2 बार, जब 2 से 3 बार को जब इस वीडियो को आप देखेंगे तो खुद ब खुद आपको याद भी हो जाएगा, लेकिन आपको प्रॉपर एक नोटबुक में आपको लिखना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट है कॉमन कम्युनिकेबल डिसीज इन ह्यूमन बींग्स। अब हम लोग कैसे कॉमन कम्युनिकेबल डिसीज की हम बात करेंगे इस वाले में। कम्युनिकेबल में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे मोड ऑफ स्प्रेड की, ये फैलता कैसा है, इसका प्रिवेंशन भी क्या क्या है, हम लोग इस वाले में टेबल में देखेंगे। इस वाले हम लोग टेबल में ये देखेंगे कि ये कॉमन कम्युनिकेबल डिसीज इन ह्यूमन बींग्स बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मैं लिख भी देता हूं, बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। राइट, मैंने ये लिखा कि
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से कौन कौन सा ह्यूमन में कॉमन कम्युनिकेबल बीमारियां होती है। पहला हम लोग देखेंगे सीरियल नंबर 1 में, वो होता है यहाँ पे डिसीज लिखा हुआ है, ये पैथोजेंस है, मोड ऑफ स्पीड की ये फैलता कैसा है, प्रिवेंशन का मतलब उसका इलाज क्या है, राइट। पहला बीमारी देखते हैं, मलेरिया जो बीमारी है ये कौन सा पैथोजन की वजह से होता है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है, जो कि मैंने पहले बता भी दिया। अब ये क्योंकि ये ना कॉमन है, ये अक्सर जो जामिया का हो, अलीगढ़ का हो, जो भी क्लास 9 का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है या फिर किसी भी स्कूल का हो, जो कि एमसीक्यूज में ये क्वेश्चंस डायरेक्ट सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं। मोड ऑफ स्पीड का मतलब मलेरिया किसकी वजह से फैलता है, मच्छर की वजह से। अब इनसे हम कैसे बचाया जा सकता है, वो है चेक ऑन ब्रीडिंग ऑन मॉस्किटोज की। देखते हैं कि ये जो मच्छर है तो इनका कहीं ब्रीडिंग तो नहीं हो रहा, जहां पे मच्छर साफ पानी में बैठा हुआ तो कहीं नहीं है, जिसके वजह से क्या अंडे वगैरह तो नहीं दे रहे, जहां पे वो अपना प्रजाति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमें चेक करना चाहिए बार बार, जब इनको हम लोग मॉस्किटोज को ब्रीडिंग करना जहां पे बंद हो जाएगा तो मलेरिया वाली जो बीमारी होती है उस मच्छरों से वो क्या होंगे, वो नहीं होंगे, और क्योंकि वहां पे मस्किटोज का ब्रीडिंग ही नहीं हो पाएगी तो वो नहीं रह पाएंगे वहां पे। नेक्स्ट है कोलेरा। कोलेरा बीमारी है कौन सी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर कौन सा पैथोजेंस की वजह से होती है, वो है बैक्टीरियम। मेथड ऑफ स्प्रेडिंग क्या है, कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड फूड। इसका मतलब जो कोलेरा जो बीमारी होती है किसके वजह से होती है, बैक्टीरियम पैथोजेंस है। उसका मोड ऑफ स्प्रेड फैलता कैसा है, ये है कॉन्टामिनेटेड वाटर का मतलब होता है गंदा या फिर मैला पानी या फिर गंदा या फिर खराब खाने की वजह से ही हमें क्या होता है, कोलेरा बीमारी होती है। उसके बचाव के लिए क्या होता है, जिस इंसान को अगर कोलेरा की बीमारी हो जाए उनको वैक्सीन दे करके क्या किया जाता है, सही किया जाता है। थर्ड को में देखते हैं, टाइफाइड एक बीमारी है, ये कौन से पैथोजेंस की वजह से होती है, बैक्टीरियम की वजह से होता है। मोड ऑफ स्प्रेडिंग टाइफाइड क्यों होता है, कॉन्टामिनेटेड फूड, गंदा खाना या फिर खराब खाना खाने की वजह से क्या होता है हमारा, टाइफाइड की बीमारियां होती है। ये रहा तीसरा का, ये रहा कॉन्टामिनेटेड फूड। ये प्रॉपर सैनिटाइजिंग प्रैक्टिसेस, हमेशा क्या करना चाहिए, हमें सैनिटाइजेशन करना चाहिए डेली, हमेशा प्रॉपर हमें अच्छे से सैनिटाइजेशन करनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या हो बचाया जा सके। फोर्थ नंबर पे है डायरिया। डायरिया कौन सा पैथोजेंस की वजह से होता है, वो होता है बैक्टीरियम। मोड ऑफ स्पीड के फैलता किस वजह से है डायरिया बीमारी, वो है फूड या फिर वाटर बोर्न, या फिर खाना या फिर खाने में हो या फिर पानी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियम जो पैदा हो जाते हैं उनको हम लोग खा लेते हैं तो डायरिया हो जाता है। इस वाले डायरिया में क्या होता है, पेट खराब हो जाता है, इसमें लूज मोशंस होता है, इतना ज्यादा होने लगता है कि वोमिटिंग भी होने लगता है, तो इंसान बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है डायरिया में। लेकिन मरने की हालत नहीं होती, लेकिन हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। इसमें सलाइन और ग्लूकोज चढ़ा करके इसको सही किया जाता है। ओके, सही कौन सा मेडिसिन वो हम नहीं देखेंगे। अब हम देखें मोड ऑफ स्प्रेडिंग, हमने देख लिया फूड या फिर वाटर बोर्न, इसमें पानी या फिर खाना में क्या बैक्टीरियम पैदा होने की वजह से होते हैं। फिर इसको कैसे बचाया जा सकता है, ड्रिंक वाटर विद सॉल्ट एंड शुगर, इसमें पानी या फिर नमक और या चीनी मिला करके पानी में घोल करके उसको पिलाया जाता है। मैंने अभी बोला ना कि अगर हम लोग ग्लूकोज वगैरह भी चढ़ाया जाता है तो उनकी यह सिंपल सा एक प्रिवेंशन है। फिफ्थ में है पोलियो। पोलियो जो कौन सी पैथोजेंस की वजह से होती है, वो है वायरस। मोड ऑफ स्पीड इसका जो है एयर और वाटर से क्या होते हैं, पोलियो की जो बीमारी वो फैलते हैं, और इनका जो प्रिवेंशन है किसके है, वैक्सीन से किया जाता है। लगभग ये पोलियो पूरी दुनिया में तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुके हैं, फिर भी एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना बहुत जरूरी है। अब 6 नंबर पे देखते हैं, ये मैंने लिखा है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जो है एक बीमारी है, उस बीमारी कौन से पैथोजेंस की वजह से होता है, वो होता है बैक्टीरियम की वजह से। और ये ट्यूबरक्लोसिस फैलता कैसे है, हवा से, है ना, हवा से ही फैलते हैं, एयर से। इनकी जो बचाव है, प्रिवेंशन है, वो है वैक्सीनेशन करके या फिर वैक्सीनेशन ले करके क्या किया जाता है, इसको बचाया जा ट्यूबरक्लोसिस से बचाया जा सकता है। कौन सा प्रिवेंशन से, वैक्सीनेशन से।
अब छठा, यहाँ पे स्पेस नहीं था, इसीलिए छठा के बदले मैंने 7.70 आपको सीरियल नंबर इसी के नीचे ही लिखना है। यहाँ पे स्पेस नहीं था, मैंने लिखा सिर्फ डिसीज के नीचे कॉमन कोल्ड को लिखना है, पैथोजेंस के नीचे किसको, वायरस को लिखना है, मोड ऑफ स्प्रेडिंग मतलब नीचे लिखना है। कुल मिलाकर के आप जैसे जैसे यहाँ पे कॉलम से मैंने बनाए हैं एज इट इज आप नीचे जाना, बिकॉज देयर इज नो मच स्पेस, तो मैंने यहाँ पे लिखा है। 7वां नंबर पे क्या है, कॉमन कोल्ड बीमारी है, और वायरस पैथोजन है। पैथोजन का मतलब मैंने बता दिया कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हमें बीमार करता है। ओके, मोड ऑफ स्प्रेडिंग के एयर हो जाएगा, और उसका प्रिवेंशन हैंड वॉशिंग, लगातार अगर हम हाथ धोते रहें तो हमें कॉमन कोल्ड वगैरह हमें नहीं होगा। 8वां नंबर पे है चिकन पॉक्स। ये कौन सा पैथोजन है, वायरस की वजह से बीमारी होती है। इनका जो मोड ऑफ स्प्रेडिंग है फिजिकल कांटेक्ट या फिर एयर, किनसे, फिजिकल कांटेक्ट और एयर से चिकन पॉक्स होता है। और इनका जो प्रिवेंशन है क्या है, वैक्सीनेशन से इनका बचाव किया जाता है। 9वें और आखिरी नंबर ये है रिंग वॉर्म, एक बीमारी है, वो फंगस की वजह से होते हैं। पैथोजेंस किसके वजह से होते हैं, रिंग वॉर्म फंगस की वजह से होते हैं। पेस्ट इनका क्या है, पेस्ट से क्या होता है, ये स्प्रेड होता है, और इनकी जो इलाज है वो क्या है, एंटीबायोटिक्स दे करके रिंग वॉर्म की प्रॉब्लम्स को या फिर बीमारी को खत्म किया जाता है। सो प्लीज यहां पर हमारा ये जो पॉइंट था, यहाँ पे हमने अच्छे से आपको मैंने समझाने की पूरी तरीके से मैंने कोशिश की है, और उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में भी आ रहा होगा। अब हम लोग जो बचा हुआ जो बाकी के जो टॉपिक्स है, अब हम लोग उसको अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर वाकई आपको हमारा वीडियोस वाकई आपको जो पसंद आता है तो प्लीज आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।